तो इस चैप्टर का अपना पहला जो हेडिंग होगा वो आएगा विद्युत आवेश। मगर विद्युत आवेश को तो हम लोग परिभाषा डायरेक्ट पढ़ेंगे नहीं, पहले इसकी कहानी को समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स को कि ये विद्युत आवेश है क्या। क्या है अपना पहला, आज के क्लास का अपना पहला कॉन्सेप्ट हेडिंग है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये होता क्या चीज, पहले हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, खुद से समझेंगे, फिर परिभाषा याद करेंगे। याद करना नहीं है, अपने आप हो जाएगा ना। विद्युत आवेश का था, ध्यान से सुनना। कोई भी पदार्थ है, क्या है, कोई भी पदार्थ है। तो ये जो विद्युत आवेश है, किसी भी पदार्थ का गुण होता है, किसी भी पदार्थ का विद्युत आवेश क्या होता है, गुण होता है। कहोगे कि अच्छा गुण मत है, मतलब क्या होता है, इस गुण के कारण क्या होता है। जैसे ये जो हमारा पेन है, इसका ये हार्डनेस, ये हार्ड है, ये इसका गुण है, ठीक, ये इसका गुण है, ठीक। ये पदार्थ हार्ड है, इसका जैसे कलर ब्लैक है, ये भी इसका गुण हो गया। तो इसी प्रकार से पदार्थ का आवेश भी एक गुण ही होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है। अच्छा, इस प्रॉपर्टीज के कारण होता क्या है, ध्यान से सुना। पदार्थ का गुण होता है और इस गुण के कारण आपको दो चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, या फिर आप इसको विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव भी बोल सकते हो। मैं क्षेत्र लिख रहा हूं, आप प्रभाव भी बोल सकते हो। हाँ, तो पदार्थ का ये गुण होता है जिसके कारण से दो चीजें, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को दो चीजें करेगी, या तो उत्पन्न करेगा, यानी कि इसी गुण के कारण से पदार्थ, जैसे ये मान लो पदार्थ, इसके अंदर अगर एक गुण हो जिसके कारण से ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, या अगर उत्पन्न नहीं करेगा तो अनुभव करेगा। उत्पन्न नहीं करेगा तो क्या करेगा, अनुभव करेगा, कहलाएगा विद्युत आवेश। परिभाषा डेफिनेशन को समझो बड़े ध्यान से, एक बार सुन लो तो याद हो जानी चाहिए, उसको पढ़ के रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आवेश जो है पदार्थ का गुण होता है। आवेश क्या होता है, पदार्थ का गुण। आवेश पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है। अच्छा, इस गुण के कारण क्या क्या उत्पन्न करेगा या अनुभव करेगा, तो इस गुण के कारण से, पदार्थ के इस गुण के कारण से ये या तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अगर नहीं है तो बना लेगा, निर्माण कर लेगा, उत्पन्न कर लेगा। अगर पहले से है तो उसको अनुभव करेगा, फील कर लेगा। परिभाषा देखो क्लियर हो रहा है क्या, कमेंट सेक्शन में लिखना। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या अनुभव कहलाता है, इसी को कहते हैं विद्युत आवेश। अब परिभाषा पढ़ो, अब देखते हैं क्लियर होता है या नहीं, अपनी बातें क्लियर हो रही है या फिर नहीं। किसी वस्तु का वैसा गुण, ये गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, कहलाता है विद्युत आवेश। देखो बात क्लियर हुई या नहीं, थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए क्या। देखो बातें क्लियर हुई या फिर नहीं। विद्युत आवेश क्या है, वस्तु का, पदार्थ का गुण है जिसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को या तो उत्पन्न कर देगा या फिर अनुभव करेगा, ठीक है। अब ये कौन सी राशि है, इससे रिलेटेड तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, इसी हमने बात किया था। ये एक अदिश राशि है। आवेश का संकेत भी होता है, संकेत, इसको हम लोग सूचित करते हैं, जनरली छोटी क्यू से करते हैं, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू भी लिए जा सकता है, इसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। इसके अगर सूत्र की बात करोगे आप, इसके फॉर्मूला की, तो आपने क्लास 10th में I बराबर क्यू बटे टी पढ़ा होगा, विद्युत धारा का फॉर्मूला। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते थे ना, I बराबर क्यू बटे टी। तो इसलिए यहां से क्यू बराबर क्या लिख सकते हो आप, I गुने टी लिख सकते हो। ये हो गया इसका क्या चीज, फॉर्मूला आवेश का, क्यू बराबर I गुने टी। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका जो SI मात्रक है वो होता है कूलम। ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलम, और कूलम को हम लोग सी से सूचित करते हैं। इस फॉर्मूला से अगर आप मात्रक निकालोगे विद्युत धारा का एम्पियर गुना समय का सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड भी इसका मात्रक हो सकता है। अगर आप इसका बीमीय सूत्र पता करना चाहो, अगर आप इसका बीमीय सूत्र पता करना चाहो तो विद्युत धारा का बीमा ए होगा, समय का बीमा टी होगा, तो ए टी हो गया इसका बीमा। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इग्नोर नहीं करना, ध्यान से सुनो। देखो मैंने क्या क्या लिखा, कौन सी राशि है, अदिश राशि है।
इसको किस चीज से सूचित किया जाता है? Q से सूचित किया जाता है, स्मॉल हो या कैपिटल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो Q बराबर I गुने T होता है, यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है जी? कूलम होता है। कूलम को किसी से सूचित करते हैं? कैपिटल C से करते हैं। और इसका एक और मात्रक होता है एम्पियर गुने सेकेंड। इसका बीमीय सूत्र होता है AT। सब कुछ हमने लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसे Q या Q से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसी को हम लोग एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं, जिसे C से सूचित किया था कूलम को। फॉर्मूला आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, Q बराबर I गुने T। ऐसा ही मात्रक एम्पियर गुना सेकेंड या कूलम हम लोग कह ही सकते हैं। अच्छा, इसके सीजीएस मात्रक की हमने बात नहीं किया था, तो इसका सीजीएस मात्रक या छोटा मात्रक अगर पूछे तो वो होता है स्थिर कूलम या स्थिर विद्युत मात्रक। स्थिर यानी कि स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक मात्रक यानी यूनिट, ESU भी इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं। अच्छा, ये कितना छोटा है? इतना छोटा है कि एक कूलम के बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। इसको हम लोग ESU भी कहते हैं। एक कूलम कितने ESU के बराबर? 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर, यानी बहुत ज्यादा। एक कूलम कितने ESU के बराबर? कितने अस्थिर कूलम के बराबर? 3 गुने 10 के पावर 9। कभी कभी आपसे उल्टा करके पूछ लेगा, बताओ एक ESU बराबर कितने कूलम? तो उल्टा कर लो, 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम। इसकी बीमा की बात करो तो AT आप लिख सकते हो, या फिर इसी को M0 L0 TA, यानी M है नहीं तो M0, L भी नहीं है तो L भी 0 ले सकते हैं, बाकी A और T है तो TA ले सकते हो। ये पूरा स्क्रीन आपके सामने है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करो या एक नजर देख लो। अभी तुरंत हम लोग इस पे सवाल जवाब करेंगे। ये था अपना विद्युत आवेश से रिलेटेड टोटल कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते हैं अपने कहीं से भी। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं सवाल कुछ। जैसे पहला सवाल, मैंने अभी बतलाया था कि बच्चा लोग ध्यान देना कॉन्सेप्ट पर, फिर क्वेश्चन नहीं तो नहीं बनेंगे। एक बार और ध्यान देना है क्या? देख लो पूरे चीज को, पॉज करके वीडियो को रोक करके देखो, मगर देख लो सबको, क्योंकि मैं अभी तुरंत इससे रिलेटेड सवाल पूछूंगा। फिर अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब तुम पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। चलो अब जवाब दो, कमेंट सेक्शन में भी लिख देना, वीडियो को रोक रोक करके कमेंट सेक्शन में लिखना। पहला प्रश्न है, ये BSAB 2020 का क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा क्या होता। अभी हम लोग तो पढ़ ही रहे थे रे, आवेश का फॉर्मूला Q बराबर I गुने T, विद्युत धारा गुना समय। तो इसका बीमा विद्युत धारा का A, समय का T, तो AT होता है। अभी तुरंत हमने इस बात पे चर्चा किया था। ऑप्शन नंबर A अपना सही हो जाएगा। देखो तो क्या मेरे बताने से पहले तुम्हारा बात क्लियर हुआ था कि नहीं? तुम्हारा ये जवाब आया था कि नहीं? आवेश का बीमा AT। अगला प्रश्न देखो, एक स्टेट कूलम बराबर, एक स्टेट कूलम बराबर कितने कूलम? ये भी BSAB 2012 का पूछा गया क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, फ्यूचर में भी आने की संभावना है। ठीक, अच्छा स्टेट कूलम क्या था? हमने बात किया था, ये सीजीएस मात्रक है और ये छोटा मात्रक है। कूलम बड़ा मात्रक, कूलम की तुलना में स्टेट कूलम छोटा। कितना छोटा? इतना ज्यादा छोटा कि एक कूलम में 3 गुना 10 के पावर 9 ESU हो जाते हैं। तो अगर आपसे कह देगा कि अच्छा जी, आपसे कह देगा कि इसलिए एक ESU में कितना होगा, एक ESU में कितना कूलम, तो 3 और 10 के पावर 9 दोनों को इधर लेकर के आ जाओ, उधर बचेगा ना एक, फिर एक ESU बन जाएगा ना। 3 और 1 10 के पावर 9 दोनों इधर आएगा तो ये 3 तो हो जाएगा 1/3, 10 के पावर 9 इधर प्लस इधर आएगा बट्टा में, बट्टा से अगर ऊपर ले जाओ तो 10 के पावर -9 हो जाएगा। एक ESU बराबर इतना कूलम। ESU को ही तो हम लोग स्थिर कूलम कहते हैं। अभी तुरंत यही सवाल हमसे देखो ऊपर में पूछा गया है, यानी एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलें, चलो नेक्स्ट। ओह ये तो पिछला क्वेश्चन। हाँ ये देखो, BSAB 2011 में क्या पूछा गया था क्वेश्चन कि एक कूलम में कितने ESU होते हैं। अरे अभी तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि एक कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना। देखो तुम लोग भी देखो, मेरे जवाब बतलाने से पहले क्या तुम्हारा जवाब तुम्हारे दिमाग में आ रहा कि नहीं? अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दिया होगा तो जवाब तो आ ही रहा होगा। अगर नहीं ध्यान दे पाया था, कंसेंट्रेशन नहीं बन पाया था, तो बैक जाओ, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो, फिर देखना सवाल कैसे बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आवेश हमने क्लियर किया था, ठीक है।
कुछ और भी सवाल मैं अपने तरफ से पूछ लूं, जैसे कि और भी सवाल मैं अपने तरफ से पूछ लूं। अगर आपसे कहा जाए विद्युत आवेश कौन सी राशि, तो आप कहना जी अदिश राशि होता है। कहेगा इसको किसी से सूचित किया जाता है, आप कहना जी इसको क्यू से सूचित किया था, कोई भी क्यू ले लो, ठीक है। कहेगा अच्छा इसका सूत्र बताओ, तो आप कहना इसका सूत्र होता है क्यू बराबर आई गुने टी होता है, ठीक। इससे ज्यादा आपसे आवेश से रिलेटेड सवाल एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अब आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अब हम लोग देखेंगे आवेशों का प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। आवेश जो है, पहली बात तो ये जान लो कि उत्पन्न कैसे हुआ था। आवेश उत्पन्न कैसे हुआ, आवेश उत्पन्न कैसे हुआ। अगर आपके लिए ये सवाल आए कि आवेश आखिर उत्पन्न कैसे होता है, तो एक शब्द में जवाब देना कि दो वस्तु है, मान लो ये मेरा हाथ एक वस्तु है, ये मेरा हाथ हो एक वस्तु, ये भी दूसरा वस्तु है। अगर इसमें से इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके मेरे हाथ में आ जाए, इससे इलेक्ट्रॉन निकला मेरे हाथ में आया, चाहे किसी भी कारण से आए, तो दोनों ही वस्तु आवेशित हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल करके जो मेरे हाथ में आए, इस घटना को हम लोग कहते हैं आवेशन। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं, चार्जिंग। जो कि अपना लोग ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही कहा था कि आज हम लोग इसको भी समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा धैर्य रखना। फिलहाल अब इतना जान लो कि अगर आपके पास ए और बी दो वस्तु है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसके अंदर आ गया, तो फिर ये जो घटना होगा ये होगा आवेशन, ठीक। आवेशन आपने जान लिया। हम लोग बात करें दो वस्तु की, वस्तु ए और बी। आवेश कैसे उत्पन्न हुआ ये तो आपने देख लिया, आवेशन के कारण से। अब ध्यान से सुनना, इसके पास क्या होगा, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी होगा ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच, ढेर सारा ले लो अपनी मर्जी, ठीक। अभी दोनों के पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, दोनों मान के चलो उदासीन है, ठीक है, दोनों अभी उदासीन है। किसी भी कारणवश अगर, किसी भी कारणवश अगर इसका दो तीन इलेक्ट्रॉन, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है दो तीन इलेक्ट्रॉन, मैं इसको अलग कलर कर देता हूं, ये निकल करके इसके अंदर चला जाए, ये निकल करके इसके अंदर चला जाए, तो दोनों आवेशित हो जाएगा। अच्छा, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसने इलेक्ट्रॉन को दान किया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन प्रदान किया। तो जो इलेक्ट्रॉन खोता है, जो इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है, आप कुछ भी बोलो आपकी मर्जी, वो होता है धनात्मक, वो धनात्मक वाले पक्ष में आते हैं। वो कौन से पक्ष में आते हैं, पॉजिटिव वाले पक्ष में आते हैं, वो पॉजिटिव वाले होता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन को लिया जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया, जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया, जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आया, जिसमें इलेक्ट्रॉन आया, ये सब के सब ये कहलाएगा अपना नेगेटिव, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा, ये कहलाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव कहलाएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, जिसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, जिसने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, वो सब कहलाएगा पॉजिटिव। यानी कि इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, यानी धन आवेश, प्लस में कहेंगे, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया, जिसने ग्रहण किया, वो निगेटिव कहलाता, माइनस चार्ज इस पे आता, माइनस, ऋणात्मक, ऋण आवेश इस पे होता है। अब परिभाषा पढ़ना, ठीक है, देखो परिभाषा पढ़ो, अब देखो क्लियर हो जाएगा आराम से। फिर भी क्लियर नहीं हो तो हमें बताना। विद्युत आवेश होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से हैं दोनों प्रकार, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, नंबर एक धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। तो आवेशन की क्रिया में, आवेशन तो हम लोगों ने अभी तुरंत जाना था, आवेशन, अरे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में जो जाता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में गया ना, उसी को आवेशन कहते हैं। आवेशन के बारे में चर्चा थोड़ी होगी, आगे होगी, फिलहाल अभी इतना जान लो कि आवेशन एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जो गया। तो आवेशन की क्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। आवेशन की क्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्याग करता है, इस पर ध्यान देना। आवेशन की क्रिया में जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उस वस्तु को कहते हैं धनावेशित वस्तु,
उस वस्तु को क्या कहते हैं, उसे धनावेशित वस्तु कहते हैं। और उस पर जो आवेश उपस्थित होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश उस पर उत्पन्न होता है, आ जाता है, उपस्थित होता है, उसी को कहते हैं धनात्मक आवेश। पढ़ो पूरा, अगर जरूरत पड़े तो आप वीडियो को रोक रोक करके पढ़ना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा समय देने का, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि वीडियो को रोक रोक करके देखो। हाँ, ऋण आवेश किसको कहेंगे? फिर से आवेशन की क्रिया में, आवेशन की क्रिया में ही ना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, जो वस्तु ग्रहण करता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उस वस्तु को हम लोग कहते हैं ऋणावेशित वस्तु। उस वस्तु को क्या कहते हैं, उसे ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। और उस पर उपस्थित आवेश को हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। देखो परिभाषा क्लियर हुआ कि नहीं, आराम से आसानी से क्लियर हुआ कि नहीं डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखने पड़ेंगे ना डेफिनेशन, तो क्लियर तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना रह गया हो। चलो, उम्मीद आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल। सवाल क्या है? किसी वस्तु के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशित होने का आशय, आशय माने अर्थ। कोई वस्तु धनात्मक आवेशित है, कोई वस्तु धनात्मक आवेशित है या ऋणात्मक आवेशित है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा कहना, धनात्मक आवेशित है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, ये त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। अच्छा, ऋण आवेशित है, ऋणात्मक आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। बस इतनी सी बात आपको लिख देना है, यही होता है ना रे। आवेशों के, सॉरी, वस्तु के, पदार्थ के धनावेशित और ऋणावेशित होने का अर्थ क्या होगा? वस्तु इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर रहा है तो धन आवेशित होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ऋण आवेशित होगा। देखो अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं? और सवाल का जवाब दो तुम, अगर अभी तक मैं नहीं समझ पाया तो। ठीक बराबर द्रव्यमान, यानी दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान मास बराबर है, धातु के दो सर्वसम गोले, यानी धातु का गोला जो दोनों समान है, इस प्रकार से नहीं लेते हैं, दोनों चूंकि समान समान है ना, तो मैं इसको अब देखो, दोनों बराबर द्रव्यमान का धातु का एकदम सब को समान गोला है। एक को कह रहा है, एक को क्यू ऋण आवेश और दूसरे को उतने ही धन आवेश से आवेशित किया गया, यानी एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। क्या दोनों गोले के द्रव्यमान में कोई अंतर आएगा? यदि हाँ तो क्यों? अच्छा जी, द्रव्यमान पे आ गया है। अनुमान लगा लोगे, आप आराम से दिमाग लगा लोगे। ये अपनी कलम, ये एक वस्तु है, ठीक, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻³ kg होता है, लगभग 9.1 होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इतना किलोग्राम का ये इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना किलोग्राम, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और इसके अंदर से अगर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान क्या होगा? अनुमान लगाओ। इसके अंदर से ढेर सारा इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भी इसका वजन, इसका द्रव्यमान इतना घट जाएगा। ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। तो माइनस क्यू वाले, अच्छा प्लस क्यू, प्लस मतलब देना, देने वाले लोग ही तो धनात्मक होते हैं। इसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चा लोग? घट जाएगा, कम होगा, और इसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। या फिर आप ये कहो कि इसका द्रव्यमान कम होगा और इसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। बस हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी? द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। आपसे द्रव्यमान ही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो बात क्लियर हुआ कि नहीं? अगर धनात्मक है, धनात्मक यानी इलेक्ट्रॉन खोया है, इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रॉनों को लिया है, ग्रहण किया, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलो बढ़ते हैं। ये सब छोटी मोटी बातें अब आपके लिए, अब आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी मैं आपके दिमाग को थोड़ा एक्सरसाइज तो करवाऊंगा, ढेर सारा क्वेश्चन मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। Q1 + Q2 बराबर अगर 0 है स्थिर विद्युत के में, इसका मतलब क्या हुआ? Q1 + Q2 0। अच्छा, दो चीजों को जोड़ने पर 0 कब होगा? अनुमान लगाओ तो। 5 + 5 बराबर कभी 0 हो सकता क्या? नहीं। अच्छा, -6 - 4 ले लो, कभी 0 होगा जी? नहीं। 0 होने के लिए पक्की बात है दोनों को बराबर होना पड़ेगा। पहला 7 है तो दूसरा भी 7 ही होना पड़ेगा, और एक को धनात्मक होना पड़ेगा तो दूसरे को ऋणात्मक होना पड़ेगा। फिर अगर हम लोग इन दोनों को जोड़े तब ही आंसर 0 आएगा। तो बात क्लियर हुई क्या?
अरे अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि आवेश दो प्रकार के, एक होता है धन आवेश प्लस एक होता है ऋण आवेश, और करो दोनों मिला के जीरो कब होगा? ये तो बच्चों वाली सवाल हो गई। दोनों मिला के जीरो तभी होगा जब Q1 जब Q1 और Q1 और Q2 क्या होगा? समान परिमाण के, समान परिमाण यानी वैल्यू समान होगा। मान लो कि Q1 का वैल्यू अगर 5 कूलम है तो Q2 का भी वैल्यू 5 कूलम ही होगा। समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश हो, परंतु विपरीत आवेश। विपरीत माने क्या? अगर एक माइनस में हो तो दूसरा प्लस में हो, इसका मतलब यही हुआ। क्या लिखोगे आप आंसर में? आंसर में आपको लिखना है, मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, आपको खुद से लिखना है। क्या लिखोगे आप? लिखना कि Q1 और Q2 दोनों समान परिमाण का, समान मैग्नीट्यूड का, अलग अलग प्रकृति का आवेश। अलग अलग प्रकृति माने एक प्लस में तो एक माइनस में। क्या लिखोगे आंसर? दोनों आवेश समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के हैं। ठीक, बात क्लियर है? तभी दोनों मिलाकर जीरो होगा। और प्रश्न बनाओ। इतना आसानी से तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके दिमाग को तो तेज बनाना, मुझे एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 इस प्रकार के हैं कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो। इसकी बात करो आप, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो। नहीं, दो आवेश को अगर आप गुना करोगे तो जीरो से बड़ा हो जाएगा। जीरो से बड़ा कहने का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 नंबर में कह रहा है कि अगर दो आवेश को आप गुना करो Q1 इंटू Q2 स्मॉलर देन जीरो, यानी कि इसका मतलब जीरो से कम होने का मतलब माइनस में आ जाएगा। क्या पता चल गया सवाल का जवाब? तो Q1 Q2 क्या होगा? Q1 Q2 दोनों आवेश की प्रकृति पूछा अपने से, दोनों प्लस में होगा कि माइनस में होगा। अगर दो चीज को गुना करो, दो चीज को गुना करो, वो प्लस आ रहा है तो समझ लो दोनों या तो प्लस प्लस है या फिर दोनों माइनस माइनस है, तब तो दोनों का गुणनफल आएगा जीरो से बड़ा। अच्छा, अगर दोनों, ये पहला नंबर का जवाब। पहला नंबर का जवाब क्या लिखोगे आप? दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, समान चिन्ह के हैं, यानी दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा, दोनों माइनस में तो माइनस में ही रहेगा। अच्छा, दोनों का गुणनफल करें नेगेटिव आएगा तो समझ लेना एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। अच्छा, पहला माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, यानी कि सीधा सा कहने का मतलब दोनों की प्रकृति क्या होगी? अलग अलग। आप आंसर कैसे लिखोगे? नंबर 1 लिखना, आंसर नंबर 1 इसमें लिखना दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों धनात्मक या फिर दोनों ऋणात्मक। अच्छा, नंबर 2 में आंसर क्या लिखोगे? दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक, या पहला ऋणात्मक तो दूसरा धनात्मक। आगे बढ़े, अब बढ़ जाओ आगे। अब क्या है इन सभी सवाल